जब गोली चली तो उसकी आवाज से आसपास वादियों में पंछी और जानवर इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन आयशा को पता था कि वो कहीं जा नहीं सकती। वो अभी भी उस आदमी की तरफ देख रही थी जो अब वहां मरा हुआ पड़ा था, और उसका खून किसी नदी की तरह बहकर राजीव के जूतों की तरफ बढ़ रहा था। पर राजीव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा था। आयशा ने देखा कि राजीव के चेहरे पर स्माइल थी और वो बहुत ही आसानी से बैठा हुआ था। उसने राजीव का ये रूप पहली बार देखा था और उसे पहली बार राजीव से डर लग रहा था। पर राजीव जानता था कि वो क्या कर रहा है, और तब उसने अपने हाथों में उस गन को घुमाते हुए विनय से कहा, इसकी लाश को ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी तरह रिलेटेड था। ऐसी जगह फेंकना कि जंगली जानवर इसे खा जाएं और कोई भी इसे पहचान नहीं पाए। राजीव की बात सुनकर विनय ने अपना फोन निकाला और घर के बाहर वो किसी से बात करने चला गया। तब आयशा राजीव की तरफ ही देख रही थी। राजीव की आंखें एक दरिंदे जैसी हो गई थी, जो किसी अंधे चोट खाए जानवर से भी बुरा लग रहा था। राजीव जानता था कि वो क्या हो गया था। एक परिवार बनाना उसके लिए इतना मुश्किल होने वाला होगा, ये उसको भी नहीं पता था। आयशा बस नीचे जमीन पर बैठी अपनी आंसू भरी आंखों से बस उसे ही देख रही थी। पर राजीव बस उस आदमी के खून की तरफ देख रहा था। उसने पहली बार इतना सारा खून एक साथ देखा था, लेकिन डरने के बजाय उसे उस खून की तलब मच रही थी। मन कर रहा था कि वो अभी उसे पी ले और अपनी सदियों की प्यास को बुझा दे, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। राजीव को महसूस हो रहा था कि उसकी बीमारी और बढ़ गई है और अब उसके हल्के मूवमेंट्स भी थोड़े टफ पड़ रहे हैं, जैसे मुड़कर आयशा की तरफ देखना। दोनों साइलेंस में बैठे रहे और तभी कुछ देर में विनय वापस आया और उसके साथ 4 आदमी और थे। सबने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उन आदमियों में से 2 ने उस आदमी की लाश को उठाया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल कर ले गए। वहीं जो दूसरे आदमी थे, उन्होंने बिना कुछ कहे ही वॉशरूम की तरफ जाने का फैसला किया और एक बकेट पानी ले आए। उन दोनों ने रगड़ रगड़ कर खून के दाग को साफ करना शुरू किया और तब खून हल्का लगने लगा। फिर उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया और वो बाहर निकल गए। तुम्हारा काम हो गया है राजीव, लाओ मुझे मेरी गन दो। तुम कुछ दिन इसे मेरे पास ही छोड़ दो। राजीव अब गन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक नशा था जो विनय को समझ आ रहा था। हर आदमी को पहली बार गन हाथ में रखकर ऐसा ही फील होता है, ये बात वो जानता था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने का फैसला करके वो बाहर निकल गया। उसके जाते ही राजीव अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मेरे बच्चों का बाप ऐसा नहीं था। मैंने जिससे कभी प्यार किया था वो ऐसा नहीं था। राजीव ने पलटकर आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसके निशान चेहरे पर बन गए थे। मैं वही हूं जिससे तुम नफरत करती हो। तुमने बहुत आसानी से बोल दिया कि राजीव मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्या हो गया। नहीं सोचा तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे तुम मुझे अपने साथ शादी करके लाए थे। तब तुम बस मुझसे प्यार करते थे और हर चीज में बस तुम्हें मैं ही दिखती थी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जगह इस नए आदमी ने ले ली और चीजें बिगड़ने लगी। मैं हर दिन यही सोचती थी कि शायद किसी दिन मेरा राजीव वापस आ जाए, पर ये जो भी आदमी मेरे सामने है उसने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मुझे लगता है उसने राजीव को मार दिया। आज जो तुमने किया वो पहला मर्डर नहीं था। तुमने मेरे पति को मार दिया है और उसे इस जंगली आदमी ने खा लिया है जो मेरे सामने खड़ा है। पर मुझे उम्मीद है कि एक दिन राजीव का फिर से जन्म होगा और उस दिन शायद मैं वापस से खुशी का मतलब सीख जाऊंगी जो मुझे पहले पता था। आयशा अपनी बात कहकर फूट फूट कर रोने लगी। राजीव बस उसे घूर रहा था और उसके बारे में सोचकर उसे बुरा लग रहा था। वो जो भी कर रहा था बस इसलिए ही था क्योंकि उसे अपने परिवार को एक साथ रखना था। लेकिन उसे यह अच्छे से पता था कि अगर वो ये बात आयशा को बताएगा तो वो विश्वास नहीं करेगी। इसलिए उसने कुछ ना कहने का फैसला किया।
और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गया। लेटे लेटे वो बस गन को घूर रहा था। सच में उसमें एक नशा था। राजीव अब किसी को शूट करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे डरें और उसके सामने गिड़गिड़ाएं, पर गन को देखते हुए कब उसे नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो हाथ में गन पकड़े बस सपनों में लोगों को मार रहा था और उसे मजा आ रहा था। शाम को जब राजीव उठा तो कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। उसे भूख लगी इसलिए वो नीचे जाने लगा। पूरे घर में अभी भी अंधेरा था और नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने लाइट ऑन की। उसने देखा कि आयशा अभी भी जमीन पर लेटी है और सो रही है, पर उसके अलावा घर में कोई नहीं है। उसने एक दो बार प्रिया और ऋषि को आवाज लगाई लेकिन वो वहां नहीं थे। वो बाहर गया और उन्हें ढूंढने लगा। घर के जितने एरिया में वो हो सकते थे वहां वो नहीं मिले। वो तुरंत ही आयशा के पास गया और उसे उठाने लगा। आयशा, आयशा जल्दी उठो। आयशा, आयशा, देखो प्रिया और ऋषि गायब है। आयशा, आयशा सुनो। राजीव उसके गाल पर धीरे धीरे स्लैप करने लगा और तब आयशा ने अपनी आंखें खोली, पर राजीव को अपने सामने देखते ही वो पीछे हो गई। आयशा बेबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा। बच्चे गायब हैं, उनके बारे में सोचो। क्या मतलब गायब है? मैंने सुबह उन्हें जब बाहर भेजा था उसके बाद से वो वापस नहीं आए हैं। मैंने हर उस जगह देख लिया जहां वो जाते हैं, लेकिन कोई भी क्लू नहीं है। हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना होगा। राजीव की बात सुनकर आयशा को घबराहट होने लगी और वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी। राजीव तब आगे बढ़ा। उसने गन को अपने पीछे छुपा लिया और कार में उसने आयशा को बैठाया। राजीव की कार एक बार फिर सड़क पर अंधाधुंध दौड़ रही थी और आयशा बस सीट पर बैठी डर रही थी। कुछ ही पलों में राजीव ने कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। राजीव ने किसी से भी कोई बात नहीं की और वो सीधा सब इंस्पेक्टर के कैबिन में घुसा। उसने सब इंस्पेक्टर के सामने सारी बात रख दी और तब इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा, मिस्टर राजीव, हम आपका कंसर्न समझ सकते हैं कि एक फैमिली को अपने बच्चे के खो जाने पर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट लॉ की नज़रों से देखें तो अभी आपके बच्चे को गुमे सिर्फ 13-14 घंटे हुए हैं। लॉ कहता है कि मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराने या किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। उसी के आगे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो पाएगी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो मेरे बच्चे हैं। आई अंडरस्टैंड मिस्टर राजीव, बट मैं लॉ से बाउंड हूं एंड आई कांट गो अगेंस्ट इट। और प्लीज वॉच योर लैंग्वेज। अरे जा, नहीं देखता लैंग्वेज। बता क्या कर लेगा? अगर पैसे दूंगा तो उन्हें ढूंढने जाएगा ना। रिश्वत चाहिए ना तुझे? राजीव की बात सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया और उसने एक जोर का थप्पड़ राजीव को मार दिया। उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू होती इसके पहले ही कुछ कांस्टेबल्स आए और राजीव को खींचकर बाहर ले जाने लगे। ले जाओ इस पागल को और कल सुबह भी वापस मत आना रिपोर्ट कराने के लिए, वरना जान ले लूंगा तेरी। उन कांस्टेबल ने राजीव को स्टेशन के बाहर फेंक दिया। वो नीचे जमीन पर गिरा और घूर कर उन सबको देखने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और मन कर रहा था कि अभी गन निकाल कर उन्हें शूट कर दे, लेकिन अगले ही पल आयशा उसके पास आई और उसने राजीव को उठने में मदद की। राजीव ने देखा आयशा की आंखें लाल हो गई थीं और इसलिए उसने कुछ नहीं किया और कार ड्राइव करके घर जाने लगा, इस उम्मीद में कि काश बच्चे वहां पर आ गए हों। लेकिन घर वैसा ही था जैसा वो दोनों छोड़ कर गए थे, बिल्कुल सुनसान। जब राजीव और आयशा अंदर गए तब राजीव की आंखों में भी आंसू आ ही गए थे। उसे लग रहा था कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन तभी उसे एक ऐसी आवाज आई कि उसके गेट पर किसी ने पत्थर मारा। वो जल्दी से बाहर गया, वहां कोई नहीं था और उस पत्थर पर एक लेटर बंधा हुआ था और राजीव ने उसे पढ़ा। राजीव, अगर थक गए हो तो अपने बच्चों को ढूंढना बंद कर दो। वो मेरे पास हैं और मैं इतनी आसानी से उन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा ब्लैक मनी था जिसमें से आधा तुम वाइट कर चुके हो, पर मुझे कलर से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सबका सब चाहिए। तुम्हारे एक बच्चे की कीमत है 2 करोड़ रुपए और इतना पैसा तो तुम आराम से दे सकते हो। इस बात का विश्वास है मुझे। मुझे आज रात 1 बजे पाइन पॉइंट पर मिलो
और कोई भी होशियारी दिखाई तो प्रिया और ऋषि का आज आखिरी दिन होगा, ये याद रखना तुम। राजीव ने लेटर नीचे किया। आखिर ये कौन हो सकता है जिसे उसके बारे में सब पता है? राजीव के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि अब वो इस लड़ाई को हारने वाला है। वो नीचे जमीन पर गिर गया और तब पहली बार राजीव की आंखों से दुख के कारण एक आंसू निकला।